सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के आगाज़ पर सभी ने सुख का सांस लिया था कि दुख के दिन गए और जाने की उम्मीद हो चली है। नरम गरम सख्त जो बयानात थे उसके बाद बहरहाल दोनों जमातों ने सर जोड़ने का फैसला किया। मुज़ाकरात के हवाले से इब्तदाई जो मुलाकातें हैं वो भी हुई और इस मुलाकात में हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात की शर्त भी मंजूर की, जिसके बाद मुज़ाकराती टीम की बानी PTI से मुलाकात भी हुई। इब्तदाई मुलाकात में जाहिर है ब्रेक थ्रू तो नहीं होना था, ये तो एक तरह से आप जनाब वाली तारुफी सी नशिस्त थी, लेकिन इस तारुफी नशिस्त के बाद जिस तरह मुज़ाकरात के अमल पर हुक्मरान जमात के बाज़ वज़रा और सीनियर रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का खुल्लम खुल्ला इजहार किया, वो हैरत का बाइस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने कौमी असम्बली में PTI के शेर अफजल मरवत की जानिब से डायलॉग की पेशकश को वेलकम किया था, अब वही हुकूमत से कह रहे हैं कि खबरदार होशियार इस्तेमाल ना हो जाना। ख्वाजा आसिफ PTI पर तनकीद के हवाले से हमेशा सफ़े अव्वल में रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर शेर अफजल मरवत की जानिब से सौतनों वाले माहौल की तलखी कम करके बातचीत शुरू करने की पेशकश को ठंडी हवा का झोंका करार दिया। तब ख्वाजा आसिफ साहब का क्या कहना था, लेकिन मुज़ाकरात शुरू होने के बाद हैरत अंगेज तौर पर ख्वाजा आसिफ का लबो लहजा यकसर बदल गया। अब वो हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं कि PTI इस्तेमाल करती है, ध्यान रखना। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए और कामयाब भी होने चाहिए, लेकिन इमरान खान की तारीख है कि उन्होंने किसी से वफा नहीं की। ये पहले सियासतदान है कि जिन्होंने अमेरिका से मदद के लिए तरले किए। ये पहले कहते थे कि गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं कि गुलामी 100 बार मंजूर। मुनक्किद तकरीब में ख्वाजा आसिफ कैसे गरज बरस रहे थे। जी, तो ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात हैं उनके बाद PTI की तोपों का रुख ख्वाजा आसिफ की तरफ होना ही था। सो हो गया। शेख वकास अकरम ने ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा कि ये सियासी मदारी अंदरूने खाना इस बात को तस्लीम करते हैं कि इमरान खान ही पाकिस्तान की वाहिद सियासी हकीकत है। उन्होंने कहा कि मीडिया कवरेज और अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए बानी PTI पर तनकीद करने वाले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरबारी और सियासी मदारी हैं। शेख वकास अकरम बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी नाराज हुए, उन्हें सियासी बच्चा करार देते हुए मशवरा दिया कि वो इमरान खान जैसे आलमी रहनुमा की बजाय अपनी सतह के सियासी लीडरान के साथ बहस पर तवज्जो मरकूज रखें। यह भी कहा कि बदकिस्मती से आसिफ अली जरदारी की तारीख रही है कि वो अपने सियासी नापुख्ता बेटे को मुस्लिम लीग नून पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि शरीफों को निशाना बनाकर मुज़ाकरात में फ़ायदा उठाया जा सके। जी, तो एक तरफ अली मीन गंडापुर या शेख वकास अकरम की बात करें, बैरिस्टर सैफ हुकूमत को ज़रा बराबर रियायत देने के में नहीं और दूसरी तरफ यहाँ हुकूमती सफ़ों में भी ख्वाजा आसिफ की बात कर लें, अताउल्लाह तारड़, हनीफ अब्बासी या इसके अलावा दीगर जो रहनुमा हैं वो भी उधार रखने के कायल नहीं हैं। इन तल्ख बयानात के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं या ये मुज़ाकरात के साथ मजाक हैं, और ये मजाक किससे किया जा रहा है? PTI के जो सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई, उन्होंने आज सुबह एक न्यूज़ चैनल के मॉर्निंग शो में ख्वाजा आसिफ पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुज़ाकरात कामयाब लेना चाहते। अच्छा, ख्वाजा आसिफ पर इल्ज़ाम आयद करने वाले शौकत यूसुफजई का जो अपना लहजा है वो भी किसी तौर पे उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं होता। वो अपने एक बयान में गवर्नर KP के फैसल करीम खुंडी और ख्वाजा आसिफ को नफ्सियाती तक करार दे चुके हैं। नफ्सियाती, ज़रा सुनिएगा। अब देख लें कि ऐसी सूरत हाल है। सूरत हाल में जब सीनियर सियासतदान, इतने सीनियर सियासतदान रहनुमा एक दूसरे को नफ्सियाती, साइको, पागल, दरबारी, मदारी करार देने लगे तो पार्टी कारकुनों से क्या शिकायत की जाए? और ऐसे बयानात के बाद भला बातचीत हो सकती? अगर हो तो कैसे हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ें और अपनी पार्टी के रहनुमाओं को खामोश करवा दें, और दूसरी जानिब से जो बानी PTI वो ऐसा ही हुक्म अपने खिलाड़ियों को भी दे दें, समझाएं कि मुज़ाकरात के लिए कुछ नहीं कर सकते तो चुप ही रह लें, और चुप रहना मुश्किल है तो कम अज़ कम अल्फाज का चुनाव ऐसा करें कि खल्के खुदा उंगलियां ना उठाए। अब इस सियासी जो मार कुटाई है इसमें कोई नफ्सियाती हो या ना हो, कौम नफ्सियाती होती जा रही है आप लोगों की वजह से। यकीन कीजिएगा कि सोशल मीडिया पर जाने की हिम्मत नहीं होती है। गालिम गलोच जत्थे जो हैं वो फाश किस्म की गालियों के साथ मोर्चा संभाले मिलते हैं। काश ये सीनियर रहनुमा समझें कि रहनुमाओं की ये जो इस तरह की जो गुफ्तगू है, ये फूल झाड़ बयानबाजी है, इसका जो असर है वो नीचे पूरी पार्टी तक जाता है, नीचे वर्कर्स तक जाता है। मुज़ाकरात के लिए उम्मीदों और दुआओं के साथ अगली खबर की जानिब बढ़ती हूँ। एक तरफ हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात पर जो दोनों पार्टियों की जानिब से जाने अनजाने में
हमले जारी रखे हुए हैं और दूसरी तरफ के जो KPK है उसके इलाके कुरम में जो मुज़ाकरा जारी है किसी नतीजे पर पहुँच कर नहीं दे रहे हैं। रोज़ उम्मीद बनती है कि कोहाट में होने वाले जिरगे में उमायदीन मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किसी नतीजे पर पहुंचने का ऐलान कर देंगे। ये तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा, पाड़ा चनार और जो आसपास के इलाके हैं उनमें रहने वाले सुख का सांस लेंगे, लेकिन ये इंतज़ार है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों जो फरीक हैं वो मुआहदे के बेशतर नुकात पर तकरीबन मुत्तफ़िक हो चुके हैं और उम्मीद है कि कल तक मुआहदे का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें भारी असलहा जमा कराना और मोर्चे बंकर्स में स्मार करना भी शामिल होगा। इसके लिए फरीकैन को 1 महीने का वक्त दिया गया है। 1 फरवरी तक फरीकैन अपना अपना भारी असलहा भी जमा करवाएं, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट जो गन्स हैं वो, मिसाइल और RPGs भी शामिल है। और इस कशीदगी की वजह से इलाके की जो मरकजी शारा टल पाड़ा चनार गुज़िश्ता तकरीबन 2 महीने से बंद है। अब ये कहा जा रहा है कि दीगर हिफाजती इंतजाम के साथ साथ इसे महफूज बनाने के लिए मज़ीद 400 पुलिस एहलकार भर्ती किए जाएंगे। जो भी होना है जल्द हो जाना चाहिए। पहले जो कुरम में जारी फ़िरका बनाना झड़पें हैं उनमें 130 से ज़ायद शहरी मारे जा चुके हैं। पाड़ा चला जाने वाली जो मरकज़ी शाहराह है उसकी बंदिश की वजह से इलाका मकीन सख्त मुश्किल में है और उन्होंने पाड़ा चनार में जो धरना है वो भी दे रखा है और उनसे इजहार एकजहती के लिए कराची, पेशावर, लाहौर में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी मरकज़ी शाहराहों पर धरना दिया हुआ है। अच्छा, कराची में भी 10 मकामात पर 5 रोज़ से धरना जारी है, जिससे शहरियों की आमद और बाकायदा महाल हो चुकी है। सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी एहतजाजी जो मुजाहिरे हैं उनसे दरख्वास्तें कर रही है कि वो सड़कों से उठ जाएँ और शहरियों की ज़िंदगी जीरन ना करें। ये सब वाक़यात कराची से 1000 किलोमीटर दूर पाड़ा चनार के हैं और इस पर कराची ने की क्या तुक है। इस सारे मामले से कराची वालों का या सिंध हुकूमत का क्या लेना देना है, हमें क्यों सज़ा दी जा रही है, ज़रा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने। अजीब सी बात यह है कि पाड़ा चनार की सूरत हाल पे धरने PTI की इत्तेहादी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से दिए जा रहे हैं, जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल तीसरी हुकूमत है। अब क्या ये समझा जाए कि MWM अपनी इत्तेहादी जमात के खिलाफ एहतजाज कर रही है या KPK हुकूमत को चार्जशीट दे रही है? खैर, जो भी है, उम्मीद ये हो चली है कि बात हो रही है तो फिर बात बन जाएगी। और सोचने की बात यह है कि यहाँ भी कई महीने से जारी खूंरेज़ी, कत्लो गारतगरी के बात करने से ही बात बन रही है। तो JUI और हुकूमत के माबैन मदारिस एक्ट का जो तनाज़ा खुश असलूबी से सुलझ गया है, जहाँ से एक्ट का जो मुसव्वदा एतराज़ात लगाकर वापस भेजा गया था वहीं से दस्तखत हो गए हैं। सदर ममलिकत की जानिब से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए गए हैं, जिसके बाद ये एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है। बल्कि एक्ट के मतन में कहा गया है कि ये पहले से गैर रजिस्टर्ड मदारिस इस एक्ट के तहत 6 माह में रजिस्टर्ड हो जाएंगे और 1 से ज़्यादा जो कैंपस रखने वाले मदरसे हैं उनको सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर दीनी मदरसे को तालीमी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करानी होगी। हर मदरसे को अपने जो हिसाबात हैं उनको ऑडिट कराने के लिए एक ऑडिटर मुकर्रर करना होगा और हर मदरसे को ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी भी रजिस्ट्रार को जमा करानी होगी। एक्ट के मतन में मजीद ये कहा गया है कि कोई मदरसा फ़िरका वारियत या मजहबी मनाफरत और इस पर मबनी जो लिटरेचर है वो शाया करेगा और ना ही निसाब का हिस्सा बनाएगा। हर दीनी मदरसा अपने वसाइल के मुताबिक अपने निसाब में बुनियादी जदीद मज़ामीन शामिल करेगा। इस एक्ट पर मारूफ आलिम दीन और सदर इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि दीनी मदारिस को वजारत तालीम की बजाय वजारत सनत और पैदावार में भी रजिस्ट्रेशन का इख्तियार मिल गया है। अच्छा, कौम को मुबारक हो और सूबों को भी इसके मुताबिक कानून साजी की तौफीक हो। इस सारे मामले और हुकूमत से बातचीत और दबाव डालने वाली जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा है कि JUI की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में दीनी इदारों को एक नया और मजबूत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। JUI के तर्जुमान के मुताबिक मदारिस से दीनिया ना सिर्फ इस्लाम के किले हैं बल्कि पाकिस्तान के नज़रियाती जुग्राफिया के मुहाफ़िज़ भी हैं। उनकी अहमियत का जो एतराफ़ करना है वो हम सब पे फ़र्ज़ है। यह भी कहा गया है कि JUI हर कीमत पर दीनी मदारिस की खुद मुख्तारी की हिफाजत करेगी और उनके खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को कामयाब कभी भी नहीं होने देगी। अच्छा जनाब गौरी साहब, वाकई ये JUI की कामयाबी है और इसका सेहरा मौलाना फजल रहमान साहब के सर यकीनन जाता है, लेकिन यहाँ सवाल ये भी कि मदारिस की जो खुद मुख्तारी है उससे मुराद क्या है? क्या मदारिस हुकूमत के अमल दखल से आज़ाद रहेंगे? अगर वो चैरिटी पर चलते हैं और अपने जो अखराजात हैं खुद पूरे करते हैं तो क्या इस बिना पर उन्हें कैसे खुद मुख्तार किया जा सकता है? यहाँ ये जो लफ्ज़ कुछ चुभ रहा है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि एक उलझा हुआ जो मामला है वो बातचीत से यकीनी तौर पर सुलझ गया है। अच्छा, अब एक अहम खबर ज़रा फासले यानी जनूबी कोरिया से। जनूबी कोरिया के साबिक सदर
यौनसुक योल को 3 दिसंबर के रोज मार्शल लॉ लगाना बड़ा महंगा पड़ गया। उन्हें चंद घंटों में ही मार्शल लॉ उठाना पड़ा, फिर उनकी कुर्सी गई और अब तो उनकी गिरफ्तारी भी दूर नहीं लग रही है। इस सारे मामले की इंक्वायरी करने वाली तहकीकाती टीम ने अदालत में साबिक सदर की गिरफ्तारी की दरख्वास्त दे दी और साबिक सदर के खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही है कि जी उनकी जो जानिब से मार्शल लॉ लगाने का फैसला दुरुस्त था या फिर बगावत के मुतरादिफ था, इस हवाले से तफ्तीश के दौरान साबिक सदर अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं कर सके हैं। फिलहाल जनूबी कोरिया में ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हों और वहाँ के आइन के मुताबिक रियासत के सदर को भी बगावत के केस में इस्तिस्ना हासिल नहीं है। और जनूबी कोरिया के सदर ने पूरे मुल्क को उस वक्त हैरान किया जब 3 दिसंबर की रात अचानक ही उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया और उनका इंतहाई ये जो कदम है बज़ाहिर रियासत मुखालिफ कुव्वतों और पड़ोसी दुश्मन शिमाली कोरिया के खतरे के पेश नज़र उठाया गया था। तहम जल्द ये वाज़ेह हो गया था कि इसकी जो असल वजह है बैरूनी ख़तरात नहीं बल्कि उनकी अपनी सियासी मुश्किलात थीं। मार्शल लॉ के ऐलान के बाद हज़ारों लोग पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज के लिए जमा हो गए। असम्बली में मार्शल लॉ के हवाले से फैसला होना था, पार्लियामान उसे दुरुस्त करार दे देती तो जनूबी कोरिया की जो सियासी सूरत हाल है कुछ और होती। पार्लियामेंट का सेशन हुआ और कसरत राय से मार्शल लॉ के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई, जिसके बाद पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन गया और साबिक सदर ने चंद ही घंटों में मार्शल लॉ उठा लिया, लेकिन यह फैसला उनके गले पड़ गया। सदर को मुआवजे की तहरीक का सामना करना पड़ा जो कामयाब रही और सदर के साथ साथ कायम मुकाम सदर को भी ओहदे से फारिग होना पड़ा। कायम मुकाम सदर ने अपनी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई के लिए आइनी जजों की तकर्रुरी से इनकार कर दिया था। अब मामला अदालत में है और अगर ये जो इनके सदर साहब की वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, जिसका गालिब इम्कान भी है, तो वो जनूबी कोरिया के गिरफ्तार होने वाले निशाने इबरत बनने वाले पहले सदर बन जाएंगे। जिंदा कौमें अपने अमल से जिंदा होने का ऐसे ही सबूत देती हैं। अब इस सारे तनाज़े में जनूबी कोरिया के जो कमांडर हैं उन्होंने भी मार्शल लॉ के नफाज पर माफ़ी मांगते हुए खुद को अपने ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। और कोरिया की जो स्पेशल फोर्स है उसके कमांडर कर्नल किम ह्योन ने कहा कि उस रात उन्होंने जो किया उस पर वो शर्मिंदा हैं, वो अपने आप को एक नाअहल और गैर जिम्मेदार कमांडर समझते हैं। कर्नल किम ने एतराफ़ किया है कि मैंने कौमी असम्बली पर फोर्सेस की तैनाती के अहकामात दिए और मैं ही वहाँ पर हेलीकॉप्टर पर पहुँचने वाला पहला कमांडर था। मैंने फ़ौजी दस्तों को इमारत सील करने के अहकामात दिए जिस पर फ़ौजी दस्ते ज़बरदस्ती इमारत में घुसे और इस दौरान इमारत के शीशे भी टूटे। कोरिया, जापान और जो दीगर ममालिक हैं उनमें लोगों से गलतियाँ होती हैं तो एतराफ़ भी कर लेते हैं, शर्मिंदगी का इजहार भी कर लेते हैं और अच्छी बात है कि अपना मुहासबा खुद कर लेना चाहिए और अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। और यहाँ तो शोहदा की यादगारों को भी नहीं छोड़ा और मजाल है कि किसी को ज़रा सा भी एहसास हो कि जैसे कि अगर 9 मई की बात करें कि 9 मई में क्या कुछ होता रहा और कैसे कौम की दिल आज़ारी की गई, और कोई अगर एतराफ़ कर ले, सियासी जमातें जो हैं वो सियासत को मुल्क से या रियासत से ऊपर मेरे ख्याल से ना समझें तो क्या ही बेहतर हो और अपनी गलती का एहसास हो, शर्मिंदगी का इजहार करते तो बड़ी बात हो। अच्छा जी, आज की अच्छी खबरों में से एक अच्छी खबर ये है कि मुल्क की मईशत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी रही और कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ आज दिन के आगाज़ से जो 100 इंडेक्स है उसमें बड़ी मस्बत तेज़ी देखी गई है। एक मौके पर इंडेक्स 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा इंडेक्स में देखा गया और 100 इंडेक्स को 3088 पॉइंट्स के इजाफे से 1,14,440 पॉइंट्स पर ट्रेड करता देखा गया है। अच्छा, मईशत से जुड़ी एक और बड़ी अच्छी खबर तरसीलात ज़र के हवाले से है। रवां बरस 11 महीने के दौरान समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई जो तरसीलात ज़र हैं उसमें 31% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 5 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी हैं। इस दौरान सबसे ज़्यादा 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम सऊदी अरब से पाकिस्तानियों ने भेजी। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों से 6 अरब 15 करोड़ डॉलर भेजे, जबकि तीसरे नंबर पर बरतानिया रहा जहां मुकीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब 71 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे, जबकि यूरोपीय यूनियन से 3 अरब 61 करोड़ डॉलर और अमेरिका से 3 अरब 44 करोड़ डॉलर पाकिस्तान आए। अब पता नहीं दिसंबर 2024 में क्या बनेगा, क्योंकि पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र ना भेजने की अपील कर रखी है और दुआ तो यही है कि पीटीआई इस फैसले पर नज़र-ए-सानी करे कि ये मामला किसी का नहीं है, ये मामला मुल्क का है और मुल्क रियासत की जब बात की जाए, मुल्क की बात की जाए तो वो आपकी सियासी जो पार्टी है या सियासी जो आपके जितने भी मसाइल हैं उससे ऊपर है।
आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, मुज़ाकरात की अगर बात की जाए तो आप उन सियासतदानों में से हैं जो हमेशा से मुज़ाकरात के हामी रहे हैं, और आपने हमेशा ये बात की कि मुज़ाकरात से ही मामलात आगे बढ़ते हैं, और यही एक मैच्योर सियासतदान की सोच भी होती है। तो मुज़ाकरात का बड़ी मुश्किल से आगाज़ हुआ अब, लेकिन दोनों जानिब से बाज़ रहनुमाओं के बड़े अजीबोगरीब से बयानात आ रहे हैं। इसका मकसद आपको क्या समझ आता है? से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो एक बफर रखेगी अपने अंदर। तो लोग होंगे जो मुज़ाकरात के खिलाफ या सख्त बातें करते रहेंगे, और लोग होंगे कि जो मुज़ाकरात के हक में बातें करते रहेंगे, ताकि जो नतीजा निकले फिर उसके मुताबिक पार्टी अपनी पोजीशन ले सके कि नहीं जी, हमारे ये लोग तो ये कह रहे थे और दूसरा हुआ तो दूसरे कह रहे होंगे। तो सारी पार्टियां ये करती हैं, इसकी अहमियत इतनी नहीं है। अहमियत ये है कि जो DGISPR ने बात की, उन्होंने सपोर्ट तो कर दी मुज़ाकरात की, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आखिर में उन्होंने अल्फाजी जो की, उसके नतीजे में टेम्परेचर ऊपर चला गया है। ये मुज़ाकरात को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त है वो ये DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके नतीजे में टेम्परेचर बढ़ा है, वो। तो आपको नहीं लगता कि PTI के जो दोस्त हैं उनकी भी कुछ गलतियां हैं, उनको भी अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए? अभी भी अगर आप सोशल मीडिया को जाके देखें, वहाँ पे किस किस तरह की कैंपेन्स हो रही होती हैं, उन कैंपेन्स का मैसेज क्या जा रहा होता है इंटरनेशनली भी? नहीं, उन्होंने तो तबाही उतार दी है, उसमें तो देखिए कोई शुबा ही नहीं है। जो मैं पहली बात कर रहा हूँ, और आपको पता ही है, इसके ऊपर एक कैंपेन मेरे खिलाफ भी रोज लॉन्च होती हैं। प्रॉब्लम यही है कि ये यहाँ पे अब 3 तरह के जो है ना वो लोग हैं। एक है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सेपरेटिस्ट है, जिन्होंने अपना जो नैरेटिव है उसको मेन स्ट्रीम करने के लिए PTI के लोगों का सहारा ले लिया है, और उनको पता भी है, नहीं पता, उन लोगों को वो स्प्रेड कर रहे हैं। फिर चूंकि सच्ची बात तो यह है कि इतना अच्छा इन्होंने अपना वो नहीं किया, जो नैरेटिव बनाना था हमारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उसकी वजह से अब एक इकोनॉमी क्रिएट हो गई है, और जो फौज के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करता है, उसको जो है वो पैसे मिलते हैं। अब वो इकोनॉमी क्रिएट हो गई है। और तीसरा फिर ये है कि जो जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं और वो अपनी ज्यादतियों का बदला लेने के लिए ये नैरेटिव जो है इसको स्प्रेड करते हैं। सो ये 3 ग्रुप हैं मुख्तलिफ, और डेफिनेटली इनके लिए हर एक के लिए अलहदा स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इसको हैंडल करना चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो इस वक्त चल रहा है। लेकिन चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि इन सब ग्रुप्स का जो नुकसान है वो बहरहाल PTI को उठाना पड़ रहा है या भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि आम लोगों में तासुर ये जाता है कि जो भी PTI का सपोर्टर है वो उस टाइम पे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता है, ये जहर उगलता है। नहीं, 100% जाता है। फिर जो एस्टैब्लिशमेंट की एक्शंस होते हैं उससे वो और जो है वो तासुर जो है वो बढ़ जाता है। सो डेफिनेटली ये तो एक हम अनफॉर्चुनेट एक उसमें चले गए हैं ना, जिससे मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर ही इतने हाई हम रख रहे हैं कि उनके नीचे लाने में ही किसी को कोई इंटरेस्ट ही नजर नहीं आ रहा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसमें से निकलेगी कैसे PTI? एक सवाल ये कि हम पुरानी बातें तो करते रहते हैं कि ये हो गया, फलां वक्त में हो गया, तो ये PTI के लिए कितना मुश्किल होगा? और जो फैसला साज हैं जो PTI में बैठे हुए हैं, वो फैसला साज इस टाइम पे किस तरह फैसला करते हैं? बड़े उसमें मंझे हुए लीडरान भी हैं, पुराने लोग भी हैं, ये तो नहीं कह सकते कि सारे नए लोग ही हैं या सारे वुकला ही हैं जो पार्टी में इस टाइम पे काम कर रहे हैं, कुछ सियासतदान भी हैं। तो वो इन बातों को सीरियस नहीं लेते हैं कि इसमें से फिर निकलना कितना मुश्किल हो जाएगा? लेकिन अब इस वक्त जो मसला है वो तो ये है कि PTI से इनकलाब नहीं मैनेज हुआ, 2 साल हो गए हैं, और एस्टैब्लिशमेंट से और हुकूमत से इमरान खान नहीं मैनेज हुआ, और पाकिस्तान सफर कर रहा है। तो अब ये जो बात अब कर रही है, देखिए कोई मंजे हुए लोग नहीं है। मंजे हुए लोग जो सारे जिन्होंने पार्टी बनाई थी, किया था, उनको तो मार के मुक्के मार के निकाल दिया गया। बाकी लोग जेलों में पड़े हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, इजाज चौधरी साहब जैसे लोग, महमूद रशीद जैसे लोग, उमर चीमा जैसे लोग, यास्मीन राशिद जैसे लोग, अब ये लोग जेलों में पड़े हुए हैं। अब इनके एब्सेंस में जो ये अभी जो टीम है, मतलब सच्ची बात है कि गौहर हो गया, सलमान है, या अपना ये बाकी जो 2-3 लोग लगे हुए हैं, देखिए उनका ना कद है, ना उनकी कोई पॉलिटिक्स है, ना उनको कोई जानता है।
ना वो किसी को जानते हैं। मतलब वो तो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स को तो वकील ही नहीं वकील मानते, तो बाहर वाले कहाँ मानेंगे। सो ये एक प्रॉब्लम तो है पीटीआई के अंदर। अच्छा, आपने वकला की बात की तो अभी बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वकला ने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। पीटीआई में जो असल चेहरे थे, जाहिर बात है कुछ लोग साइड पर हो गए, कुछ को कॉर्नर कर दिया गया, कुछ मजबूरी के तहत पीछे हो गए, कुछ जेलों में बैठे हुए हैं जो सीनियर क़यादत है। तो अभी जिन लोगों ने हाईजैक किया वो वकला हैं, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि वकला इसीलिए केसेस पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं और बड़ी कच्ची तैयारी के साथ जाते हैं। अभी मैं वज़ीर आला सिंध का भी बयान देख रही थी, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका ने इमरान खान को रिलीज़ नहीं करवाना, वकला ने करवाना है, तो अपने वकला पे जोर दिया जाए या उनसे कहा जाए कि तैयारी करके जाएं। तो ये वकला की जो तैयारी है केसेस को लेके, आपको लगता है कि ये सही तैयारी करके जाते हैं या ज़्यादा फोकस पार्टी के लोगों का इस टाइम पे यही कि टीवी पर आना है, तकरीर करनी है या थोड़ा लाइमलाइट में आना है? ये तो बात यह है कि ना वकला ने आज़ाद करवाना है ना अमेरिका ने आज़ाद कराना है, ये तो पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है उसने आज़ाद करवाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मुकदमे हैं इमरान खान के ऊपर, फिर तो कभी भी आज़ाद नहीं होने लगे चौधरी साहब, अगर पीटीआई की पॉलिटिक्स ने करवाना। तो हाँ, तो यही है ना। अब ये देखो ना, मुकदमों की कोई ये लीगल मुकदमे थोड़े ही हैं। ये तो मतलब देखो छुट्टियां हुई हैं, तो बेलों के केस नहीं लग रहे, लेकिन एक जज साहब ने, चूंकि हाई कोर्ट के जज के लिए उनका नाम जाना है, तो वो चाहते हैं कि मैं छुट्टियों में ही ट्रायल मुकम्मल कर। इसके बाद जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जुडिशरी के साथ हो गया है, ये बेचारे तो अब जो लिखे हुए ऑर्डर आते हैं वही सुनाते हैं ना, जिनमें वकीलों ने क्या करना है या किसी ने क्या करना है। प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो ये है कि पीटीआई की पॉलिटिक्स नहीं है और वो बड़ी अकेली है। अब आप देखें, अगर उन्होंने जमात इस्लामी के अमीर ने कोई सरेराह एक बात कर दी है, तो अब वो पूरी पीटीआई जो है वो जमात इस्लामी के पीछे पड़ी हुई है। तो भाई इस वक्त आप लोगों ने क्या, वो आपने अमीर जमात इस्लामी बनना है? ना कोई फोकस है ना कुछ है। आपका जो तवज्जो है वो उधर होनी चाहिए जिधर आपकी है। और इन लोग, ये तो आपके अलाए हैं, जमात इस्लामी है या जेयूआई है या ये जो है, ये सारे लोगों को अगर आप मैनेज ही नहीं कर सकते, इनको आप अलायंस ही नहीं बना सकते, तो फिर देखें ना, ये नहीं हो सकता कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ना है, पीपल्स पार्टी नून लीग जो हुक्मरान जमात है उनसे भी लड़ना है, और जो जमातें अपोजिशन में उनसे भी लड़ना है। तो फिर आपने लड़ लिया, फिर इस तरह तो नहीं होता। अच्छा, रिचर्ड ग्रैनल जो ट्विटर पे बड़ी एक पोजीशन लिए हुए हैं, आपको क्या लगता है ये उनके ज़ाती मुतालिबा लग रहा है आपको, या लगता है कि इसके पीछे हम कह सकते हैं कि प्रॉपर कोई सपोर्ट है, और 20 जनवरी के बाद आपको लगता है कि ये अमरीकी मुतालिबा बन सकता है? लेकिन अब बिल्कुल बन सकता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में इस वक्त जो उनकी पॉलिटिकल आर्म है, यानी जो कांग्रेस है, वो पाकिस्तानी डायस्पोरा के प्रेशर में है कि आप इमरान खान की रिलीज के लिए इक़दाम करें। और इसकी वजह से जो वहाँ पे लोग हैं, जो क्योंकि पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है, जो कम्युनिटी है, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है प्रेसिडेंट ट्रंप के वो इलेक्शन जीतने में, फंडिंग में, तो उनका असर तो बहरहाल है। तो दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब रिपब्लिकन्स के अंदर ये फीलिंग है कि इमरान खान को निकालने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्लेड एन एक्टिव रोल, और इस वजह से वो भी एक लोकल पॉलिटिक्स में भी उनका एक ये बन गई है, इशू बन गया है, जिद बन गई है। और तीसरा ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पर्सनल ताल्लुकात भी खान साहब के साथ हैं, काफी पुराने हैं। सो अब ये तीन चीजें मिल के एक नई पॉलिसी अमेरिका की जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी। प्रेशर तो अभी बन गया है। रिचर्ड ग्रैनल जो है, देखे ना, अगर आपने उन्हें ट्रंप की मर्जी ना होती तो उन्हें रोक देते फोन करके, वो ना करते बाकी ट्वीट, लेकिन वहाँ पे ज़ल्मे खलीलजाद हों, रिचर्ड ग्रैनल हों, फिर जो रिपब्लिकन्स के और डेमोक्रेट्स के जो प्रोमिनेंट कांग्रेस के मेंबर्स हैं, वो सारे ये कर रहे हैं। प्रेशर तो पाकिस्तान पे बन गया है। अब देखते हैं कि इसको आगे ये स्टेप्स में जाता है या ये यही कुछ देर ठहरेगा। अच्छा चौधरी साहब, अगर ट्रंप सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को, फिर एक और बड़ी डिबेट जन्म लेगी कि इमरान खान साहब के अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को फिर सेटिस्फाई कर सकेंगे इस चीज़ पर, या कायल कर पाएंगे कि अब अमेरिका की सपोर्ट से वो बाहर आ गए? क्योंकि अमेरिका के ख़िलाफ़ आपको याद होगा साइफर का पूरा मामला, फिर एब्सोल्युटली नॉट, और जो कुछ भी होता रहा, अब उसी अमेरिका की मदद से या अमेरिकन प्रेसिडेंट की मदद से अगर वो बाहर आए। कोई इमरान खान के खिलाफ नैरेटिव इस वक्त नहीं ठहर रहा। वो इशफाक अहमद साहब ने कहा था ना कि जिसका वक्त चल रहा हो उसके मुकाबले पे खड़ा होना ऐसे ही है जैसे आप जो है वो टोके में हाथ दे दें। अभी तो इमरान खान जो कहते हैं वही नैरेटिव। सो ये बात डेफिनेटली मुखालफ करेंगे, लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम, ये इतने डिस्क्रेडिटेड हो चुके हैं
कि ये अगर जो भी बात करें कि ये हुआ है वो नहीं बिकने की। और दिस इज द ह्यूज प्रॉब्लम जो एस्टैब्लिशमेंट को ये भी है कि जो उन्होंने पॉलिटिकल अलायंस साथ में लाए हैं उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो कोई भी बात करते हैं तो वो एक उसका कोई वजन नहीं होता, एंड दैट एक्चुअली गोज अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। एस्टैब्लिशमेंट एक तो पीटीआई की और इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो एक तूफान है उसका सामना तो कर ही रही है, जो इनकी अनपॉपुलैरिटी और इनकी जो डिस्क्रेडिट होना है इसका वजन भी वो उठाए हुए हैं। सो दे आर इन अ कैच 22 ऑन दिस इशू। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब की डील के हवाले से खबरें बाहर आई कि हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, कोई ऐसी वाकई ऑफर्स आई थी? क्योंकि हुकूमत की जानिब से जब बात कोई किसी से पूछी जाती तो कहते नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। ये नहीं मुझे पता कि ऑफर्स आई थी या वो बात जो है वो तो जाहिर है कि जो टीमें होंगी वही बता सकती है। बट देखो ना, बात ये है सदफ कि जो पहले बातचीत करने को तैयार ही सॉरी जी प्लीज कंटिन्यू। जो लोग बातचीत करने को तैयार ही नहीं थे, जो अयाज सादिक साहब जो है उनके 10 लोग जो है वो एमएनए उठाए गए पार्लियामेंट से, वो एक ऐसे ही ट्रांसफर नहीं करा सके। ठीक है, तो अब वो अगर मुज़ाकरात करा रहे हैं तो कोई ना कोई पहला मुज़ाकरात का अमल खत्म हुआ है ना, जो पसे पर्दा था, तो अब ये ऑन द रिकॉर्ड मुज़ाकरात शुरू है ना। सो लॉजिक ये नहीं मानता कि ये मुज़ाकरात जो है वो ऐसे ही शुरू हो गए। अच्छा, बिलावल जरदारी साहब का जो लबो लहजा है वो हुकूमत के खिलाफ काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है, इसकी वजह आपको क्या समझ आ रही है? को प्रेशराइज़ किया जा रहा है? और मैं किसका बयान अभी पढ़ रही थी कि जो शेख वकास साहब ने शायद ये बात की है कि जरदारी साहब को बड़ा टॉन्टिंग लहजे में कि वो बिलावल साहब को प्रेशराइज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सियासी लिहाज से पुख्ता भी नहीं है, इस किस्म की भी बात की उन्होंने कहा कि जब भी नून लीग को प्रेशराइज़ करना होता है तो बिलावल साहब को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, वो मेन झगड़ा तो यही है कि पंजाब में जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहे। झगड़ा तो इतना ही है, कौन सा कोई असूली झगड़ा तो है नहीं। और आई मस्ट कमेंड मरियम नवाज के एटलीस्ट उन्होंने इस ब्लैकमेलिंग के ऊपर खड़ी तो हुई है ना। उसने कहा हमने नहीं देने आप लोगों को पैसे, आप जिस तरह मर्जी करें। तो पीपल्स पार्टी की तो आदत है ब्लैकमेल करके पैसे ही लेना और उसको करना। तो आई थिंक मरियम नवाज ने इसके ऊपर जो है वो स्टैंड लिया है और वो नहीं मान रही इनकी बात। चौधरी साहब, अभी आपका अपनी पार्टी में जो स्टेटस है काफ़ी हद तक क्लियर है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम इमरान खान के साथ है। देखिए, पार्टी तो मैं आपसे कह रहा हूँ जो मौजूदा लीडरशिप है, सच्ची बात है मैं तो उनको जानता भी नहीं है कौन लोग हैं, और मेजॉरिटी ऑफ वर्कर भी नहीं जानता कि कौन लोग। मतलब पता है हमें कि कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं ये वो 2-4, इससे ज्यादा तो इनसे कोई तारुफ नहीं है। और हाँ, इमरान खान से जो मेरी मुलाकात हुई है, आई मीन ही वाज वार्म, ही वाज वेरी काइंड, और इसी तरह उसमें भी तरह की खबरें सामने आई। मेरा पूछने का मकसद भी ये था कि आप एग्जैक्ट जो हुआ वो बता दें। खान साहब से तो अब तो 4-5 मुलाकातें हो चुकी हैं, क्योंकि वो एक ट्रायल में हम इकट्ठे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे हैं। लेकिन वो चूंकि लंबा इतना चलता है 6-6, 7-7 घंटे, तो आपकी भी मीटिंग जो है वो भी ज़ाहिर बड़ी लंबी होती है। अब 6 को दोबारा होगी इंशाल्लाह। आपके कुछ मुखालिफिन कुछ और तरह की खबरें भी रोटेट करते रहते हैं, उस हवाले से बात करना चाह रही। देखिए, इनको तो एक इनसिक्योरिटी है ना, ये लोग क्यों ये खिलाफ है कि कोई पुराना बंदा ना आए। ये तो शाह महमूद कुरैशी के भी खिलाफ है। अच्छा, क्यों चाहते हैं बाय द वे कि पुराना बंदा ना आए? क्योंकि देखे ना, 2 तरह की आप कामयाबी लेते हैं ना। एक तो होता है कि आप अपनी एबिलिटी के ऊपर आगे आए, और एक दूसरे होते हैं जो दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे सारे मर जाएं तो फिर हम इम्पोर्टेंट हो जाएं। तो इस वक्त पीटीआई में ये दूसरा तबका ज्यादा है। अच्छा, इसमें ज्यादातर कौन आपको समझ आता है? जो फ्रंट पर हैं उन्हीं की आप बात करना चाह रहे हैं? जाहिर है कि जो लोग फ्रंट पे हैं कौन है, सच्ची बात है मैं बहुत लोगों को जानते ही नहीं हूँ इनमें से, लेकिन मैं देखता रहता हूँ एक इनसिक्योर जो स्टेटमेंट्स हैं, चीजें हैं वो आती रहती हैं, वो सुन लेते हैं, कोई ऐसे इशू नहीं।
तो फिर आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आप भी पार्टी के पुराने लोगों में से, ठीक है, पीछे आप दूसरी पार्टी से आए, लेकिन आपका बड़ा टाइम गुजरा पीटीआई के साथ, आप इमरान खान के करीबी साथियों में रहे, बल्कि आखिरी टाइम तक जब लाहौर में वो थे तो आप उनके साथ जो लोग थे उनमें आप भी शामिल थे, फ़ारूक हबीब थे और भी बहुत से लोग थे। तो आपको तकलीफ होती है, दुख होता है कि ये क्या हाल हो गया पीटीआई का, और इसमें पीटीआई वालों की अपनी बहुत गलतियाँ शामिल हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे फैसले या इस तरह के लोगों को फ्रंट पे लीड करवाना? नहीं, दुख वाली इसमें कोई बात नहीं है। फेजेस होते हैं पॉलिटिक्स में, आप कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी आपकी रेटिंग्स आ रही होती हैं, कभी नहीं आ रही होती हैं। तो इसमें देखें, बात ये है, बड़ी सिंपल बात है, ये कोई हम लोगों ने अपने कैरियर को 6 महीने में या 2 महीने में बिल्ड नहीं किया। इट्स ईयर्स का प्रोसेस है, और ये प्रोसेस ऐसे ही मैंने देखे हैं कि ये हम बंदे नीचे भी जाते हैं, ऊपर भी आते हैं। तो इसमें जब एक दफ़ा मैं आपको बताऊं कि जनरल मुशर्रफ साहब ने, बहुत बड़ा कैरियर था उनका, तो एक दफ़ा वो भी बड़े मायूस थे कि फलाना बंदा जो है उसने ये कह दिया है, वो कह दिया। तो मैंने उन्हें कहा, सर आप तो पीएमए से निकले हैं, आप तो भी नीचे गए ही नहीं है। हम लोग सीधी दफ़ा ऊपर नीचे आगे होते हैं, चीज़ों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये हमने ज़िंदगी में बहुत ऊपर नीचे देख लिया है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आखिर में मैं तरसीलत ज़र के हवाले से बात करना चाहूँगी। जो 11 महीनों की जो पाकिस्तानियों ने तरसीलत ज़र है उसमें 31% इजाफा हुआ है, और अब ये जो पीटीआई ने अपील की हुई है कि जी तरसीलत ज़र के हवाले से, आपको ये सही लगता है? देखिए, मसला ये है कि आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। पहले आप देखें ना, प्रॉब्लम ये है, आप हर जगह देखें पूरा कराची बंद है क्योंकि वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं इस वक्त। पूरा जो लाहौर है वहाँ पे हर जगह के ऊपर एहतजाज। प्रॉब्लम ये है, आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इदारा नहीं छोड़ा। जुडिशरी आपने खत्म कर दी, ईसीपी आपने खत्म कर दिया, इलेक्शन प्रोसेस आपने खत्म कर दिया, स्पीकर ऑफिस खत्म हो गया, सेनेट ऑफिस, कोई ऐसा जगह ही नहीं बची कि जहाँ पे जाके आप कोई अपना दुखड़ा रो सके। और उसके बाद फिर एहतजाज ही बचता है, एहतजाज पे आपने गोलियां चला दी। अब इशू ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, इसमें ये अभी एहतजाज हो रहे हैं, इसके बाद और क्या होगा? हम तो एक तबाही की तरफ जा रहे हैं, सोचने वाला कोई है नहीं। ठीक है जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।